अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का मेरा टॉपिक है कि जो मेरे दोस्त भाई गल्फ़ से टर्की आना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि कुछ लोग मैंने सुना है कि गल्फ़ के हालात इतने बेहतर नहीं रहे जैसे पहले थे, तो कुछ लोग वहाँ से मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। मेरे एक दोस्त हैं फ़रहान भाई, वो दुबई से यहाँ पे आए हैं, उसके बारे में उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कैसे आए, दुबई से किस तरह आए। जी फ्रेंड्स, ये है फ़रहान भाई, ये आए हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़रहान भाई, आप दुबई से टर्की आए हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो दुबई से आप यहाँ पे आए हैं वीज़ा लेके, आप किस तरह आए हैं यहाँ पे टर्की में दुबई से? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि दुबई से वैसे इतना मुश्किल नहीं है तुर्की का वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि ये यूजुअली जो डिफ़िकल्टीज होती हैं ये मतलब पाकिस्तान से डायरेक्ट अगर वीज़ा लें तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं। मैं जब दुबई में था, तकरीबन मेरा असल में 2019 के स्टार्ट में ही मेरा प्लान हो गया था कि मैं तुर्की सेटल हो जाऊँ। बस डेफिनेटली अब जब आप इतने साल से किसी मुल्क में रह रहे हों तो आपको थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को वाइंड अप करने में। तो मैंने असल में वीज़ा की डिटेल पहले ले ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने अप्लाई करना था, तो सिंपल मैंने वहाँ पे एक VFS के नाम से एक कंपनी है, जो दुबई में एक वॉफ़ी मॉल है, उनके अंदर उनका ऑफिस है। तो वहाँ पे उनकी ऑनलाइन मैंने इन्फॉर्मेशन ली, और वहाँ पे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सबमिट होती है कि आपने डेट बतानी होती है कि किस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए मैंने, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली और कुछ डॉक्यूमेंट उनको चाहिए थे वो मैंने प्रिपेयर किए और मैंने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी। और मुझे 4 दिन के अंदर जो है 4 से 5 दिन में मुझे वीज़ा इशू हो गया था, जिसकी वैलिडिटी 30 डेज़ की थी। सॉरी, वैलिडिटी जो थी 3 मंथ्स की थी और स्टे टाइम 30 डेज़ का था। अच्छा फ़रहान भाई, आप यानी कि दुबई से आप आए हैं, आपको कितना टाइम लगा लोगों को ये पता चले कि अगर आप इजीली मूव हो सकते हैं? यानी कि दुबई से आपको कितनी अमाउंट आप लेके, यानी कि आप दुबई से एक रीज़न है ना मूव करने की, आप इधर आए हैं, किस रीज़न की वजह से आप यहाँ पे मूव हुए हैं? अच्छा, दुबई से यहाँ पे मूव होने की एक रीज़न ये थी कि मैं असल में 10 साल मैंने दुबई में गुजार दिए थे। लेकिन दुबई असल में देखें, दुबई अट्रैक्शन बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा मुल्क है, अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं, अच्छी-अच्छी जगह रहते हैं, सब चीज़ें जो है ना आपकी बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। लेकिन नो डाउट दुबई इज़ अ डेड एंड। वहाँ पे आपका फ्यूचर क्या है? कुछ भी नहीं है। एट दी एंड आप 60 या 65 साल ज़्यादा गुजार सकते हैं, उसके बाद आपकी जॉब चली गई तो आप वापस अपने मुल्क। ठीक है, अगर आपने 60-65 से उससे ज़्यादा भी रहना है तो आपको मतलब वीज़ा लेने में प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है, जहाँ तक वहाँ पे आपको पार्टनर के वीज़े लेने पड़ते हैं आपको वहाँ पे रहने के लिए, फिर ही आप को वीज़ा ग्रांट करती है कोई भी जो दुबई गवर्नमेंट है या शारजा गवर्नमेंट, वो आपको वीज़ा इशू नहीं करती जब आप 65 साल से ज़्यादा की एज हो जाते हैं। मेरी एज अभी 35 है, तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे किसी ऐसे मुल्क जाना चाहिए जहाँ पे मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैट्रियोट पाकिस्तानी हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर हम मुल्क से बाहर हैं और जिस मुल्क को इतना टाइम देते हैं तो एटलीस्ट हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कंट्री से कि वो हमें पे बैक करे, ना बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार हाँ हमें एक अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल मिल रहा है, हमें एक अच्छी गाड़ी चलाने को मिल रही है, हम बड़े अच्छे घर में रह रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक मतलब एक इतनी बिजी लाइफ में हम उसको शायद भूल जाते हैं, और वो ये है कि हमें एक कंट्री को टाइम दे रहे हैं तो वो हमें थोड़ा रिगार्ड दे और हमें मतलब नेशनैलिटी दे दे या परमानेंट रेजिडेंसी दे दे। मतलब कल कलाक हमें ये ना कहे वो मुल्क के भाई आप वापस जाएं, जो आपका मुल्क है वहाँ चले जाएं आप वापस। अच्छा, वैसे ये भी मैंने भी चीज़ देखी। मैं दुबई में गया पाकिस्तान में फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गया दुबई में, तो ये चीज़ मैंने भी वहाँ देखी कि वहाँ पे आप यानी कि पैसा आपका लग रहा है, हर चीज़ आपकी लग रही है, लेकिन फिर भी वो आपकी नहीं है। वो आपको कफील रखना पड़ेगा, वो उसके नाम पे सब कुछ होगा। तो ये देख के मैं तो खुद में भाग गया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे बिजनेस ही करना, यहाँ फ़ायदा ही नहीं है। कुछ लोगों से मुझे उसके ऐसे पॉइंट पता चले कि बिज़नेस करने के नुकसान है ज़्यादा, फ़ायदा नहीं है। कि आपका अपना पैसा लगा के भी आप दुबई में
यानी कि वो आपके नाम पे ही नहीं है, आपको यानी कि फजूल के पैसे आपको वकील को देने पड़ रहे हैं। ये Exactly. सीधी सीधी ज्यादती है, Exactly. आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ है। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। देखें दुबई के अंदर मैं पहले जॉब करता रहा 2017 तक, फिर मैंने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की। लेकिन अल्टीमेटली वो पॉइंट देखें, वहाँ पे आप काफ़ी पैसे लगा देते हैं, और मेरे असल में माइंडसेट में भी यही था कि यार शायद ऐसा ही होता है कि किसी और मुल्क में भी जाऊँगा तो वहाँ पे भी शायद इतने ही पैसे लगेंगे मुझे कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। लेकिन जब मैं तुर्की आया, इस्तांबुल आया, तो यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट था। यहाँ पे बिल्कुल वैसे पैसे नहीं लगते जैसे दुबई में या शारजा में बिज़नेस इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होते हैं। आप मतलब हर साल पैसे देते हैं उनको रिन्यू करवाने के लिए। आप फ़ाइन पड़ जाते हैं आपको, जो आपको पता ही नहीं होता कैसे लग गया आपको। फाइन कौन से पड़ जाते हैं? फ़ाइन काफ़ी फ़ाइन होते हैं वहाँ पे, हर तरह का फ़ाइन है वहाँ पे। मतलब सिर्फ सांस लेने का रह गया, बाकी हर तरह का फाइन है वहाँ पे। सांस लेना भी अच्छा, फ्री है। हमारी वीडियो जो थी हम उसी पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि आप क्या चीज़ें आपको वहाँ से रिक्वायरमेंट थी दुबई से यहाँ पे डायरेक्ट आने की, कि ना कि आप पाकिस्तान जाएं वापस, आप दुबई से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं। देखें डेफिनेटली मैं क्योंकि पाकिस्तान जा सकता था, कोई इशू नहीं था। लेकिन क्या होता है कि देखिए, मैं अगर हम जब किसी दूसरी कंट्री के लाइफस्टाइल से फुली अवेयर हो जाते हैं, मतलब उसमें पूरा घुल मिल जाते हैं ना, तो फिर हम असल में पाकिस्तान में जाके एडजस्ट नहीं हो सकते उस एनवायरनमेंट में। असल पॉइंट यही होता है, ऐसे ही है, और कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मुल्क कोई नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट में दोबारा से एडजस्ट होना वो थोड़ा टाइम लगता है। और क्या होता है कि जब आपके ज़हन में कुछ और अचीव करने का कोई एम हो, तो डेफिनेटली आप फिर चाहते हैं कि आपको और आगे जाना चाहिए। तो मेरा मकसद असल में तुर्की आने का यही था कि मैं नो डाउट, देखिए मैं आपको बताता हूँ, दुबई ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खाली हाथ आया या मुझे दुबई ने कुछ नहीं सिखाया, काफ़ी चीज़ें सीखी वहाँ से, मुझे मतलब पॉलिश कर दिया। लेकिन तो इंसान जिंदगी में बहुत एग्जैक्टली बहुत काफ़ी चीज़ें सीखता है जिंदगी के साथ साथ। बस ये देखें, दुबई का सिर्फ ड्रॉबैक, एक ही ड्रॉबैक है जो सबसे बड़ा है, वो है डेड एंड। हम पैसे भी देने के लिए तैयार हैं वहाँ पे, लेकिन डेड एंड है। आप अल्टीमेटली पाकिस्तान वापस जाएंगे। आप ये बता दें कि रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए लोगों को, ताकि वो अगर जो आना चाहता है वो इजीली आ सके, कि किसी एजेंट की जरूरत ना पड़े उसे, वो दुबई से इजीली मूव कर सके डायरेक्ट यहाँ पे टर्की में। अच्छा देखें, इसमें दुबई से तो बहुत इजी है। सेम आपको असल में सेम पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स है। आपको एक, अगर लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको एक लेटर चाहिए आपकी कंपनी से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसमें आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है, आपकी सैलरी लिखी होती है, और आपका रीज़न लिखा होता है कि उस पर कि कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर आप अपने हॉलीडेज़ में किसी भी मुल्क में या तुर्की में या इंग्लैंड में या कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, और दूसरा आपको जिस बैंक में आपकी सैलरी जारी होती है उसकी 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तीसरा आपके जो डॉक्यूमेंट है नॉर्मल वो चाहिए होते हैं, आपके निकाहनामा चाहिए होता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो वो डेफिनेटली पासपोर्ट की बेस पे आ जाता है। तो ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे। मुझे चार्जेस सच मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन मेरा टोटल खर्चा आप कह लें कि सब चीज़ें मिला के, जो इंश्योरेंस और VFS जो कंपनी है उसकी फ़ीस, और जो एम्बेसी की फ़ीस होती है, तकरीबन 700 दरहम मेरा पर हेड खर्चा आया था। और जो मेरा तकरीबन बच्चा, मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे असल में यहाँ पे 7 से 8 महीने हो गए, तकरीबन पर हेड इतना खर्चा आया था मेरा। सही, यानी कि वो जो नॉर्मल है वो आप 700 से 800 पर हेड आपको पर हेड एग्जैक्टली इतने मेरे चार्जेस लगे थे। और उन पैसों में मैं यहाँ पे मतलब वीज़ा मेरा इन्होंने इशू कर दिया था। और अगर कंपनी है, क्योंकि मेरी कंपनी थी, तो मेरी कंपनी की बेस पे मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ पैसे रखे, इतने ज़्यादा नहीं, मतलब 20 से 25 हज़ार दरम भी आपके पास हो, इवन तो 15,000 भी आपके अकाउंट में पड़े हों, तो वो आपको वीज़ा दे देते हैं आपके पर्सनल अकाउंट में। आपका ट्रेड लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपका, हाँ, दुबई से आने के लिए मेन डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा, आपका जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत मैटर करता है। जो दुबई में अगर आपका बना हुआ टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वो 7 डॉक्यूमेंट लगाएंगे
तो वो एक बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसकी बेस पे आप यहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो सही। ये पॉइंट है बस, और इजीली मुझे वीज़ा मिल गया था, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। एक और चीज़ बताएं, आप दुबई से यहाँ पे आए हैं टर्की में, क्या डिफरेंस फील किया आपने यहाँ पे आके? यहाँ का देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक मुझे वेदर बहुत अच्छा लगा यहाँ का। वेदर तो वैसे बहुत अच्छा है वहाँ पे वेदर, असल में में। हमें मैं वेदर वैसे ही ठंडा पसंद है। देखें, एज अ पाकिस्तानी, एज अ पंजाबी, डेफिनेटली हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी ठंडे इलाके में जाएं। पाकिस्तान में जब तक थे तो हम मरी, नारान का कान, ये वहाँ जाते रहते थे, क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है, एक ऐसे तबीयत ही है। वहाँ पे खुश हो जाती है। दुबई में 10 साल जो है ना, मतलब आपने गर्मी देखी है, 2 महीने की सर्दी होती है, वो भी मतलब सर्दी नहीं होती, मतलब दुबई में रहते वो सर्दी है, लेकिन वो विंटर नहीं है एक्चुअली, वो बस सही। ऐसे ही है कि ठंडी हवा आके चली गई। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं वहाँ पे गया हूँ, मुझे वहाँ पे सर्दी मिली थी, यानी अच्छा। कि अप्रैल के मंथ गया था, तो वहाँ अच्छा। बारिशें हो रही थी। खैर पॉइंट अच्छा। पे आते हैं, आप बताएं एटमॉस्फेयर आपको। एटमॉस्फेयर मुझे काफ़ी जो है ना, एक एटमॉस्फेयर एक रीज़न है यहाँ पे तुर्की में सेटल होने के लिए। सही। और दूसरा यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई है, हामिद भाई और मैंने एक साथ वीडियो बनाई है, जिसमें हमने रेट जो डेली ग्रोसरीज के रेट होते हैं वो मैंने ऐसे ही है। अपडेट किए हैं। मतलब आप खुद वो रेट देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कितना प्राइसेस का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। आप कह लें कि 60% चीप है दुबई से डेली ऐसे ही है। ग्रोसरी आइटम में, ठीक है। रेंट आप अंदाज़ा लगाएं कि असल में अभी थोड़े रेंट ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं जब आया था तो उस वक्त 2 बेडरूम अपार्टमेंट मैंने 1250 तुर्क लीरा का लिया था। तो दुबई में कितने का मिल जाता था? दुबई में 2 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिनिमम आपको पर मंथ 4000 दिरहम का मिलेगा, यानी कि मतलब अभी शायद हालात खराब है काफ़ी, ट्रिपल। बहुत ज़्यादा, यहाँ मतलब से? ट्रिपल नहीं कह लें कि यहाँ मतलब 600 दिरहम बन गए दुबई के, तो अच्छा। आप कह लें कि 10 गुना ज़्यादा। 10 गुना ज्यादा आप हाँ। पे कर रहे हैं दुबई में रेंट, और यहाँ पे आपको वही चीज आपको 10% दुबई से मिल रही है। और वही चीज़ है, क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मैं टूटे हुए घर में रह रहा हूँ, बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है, नया अपार्टमेंट नहीं, था जब मैं क्वालिटी शिफ्ट अच्छी है हुआ। ऑब्वियसली। और यूरोपियन स्टैंडर्ड यहाँ पे है, सेम वही तरीकाकार है। और मतलब और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ती है। अभी तो वैसे मैंने गाड़ी ले ली है अपने लिए, लेकिन ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ती है यहाँ पे। हर चीज सस्ती और, है, इजी है। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर, असल में जब तक मैं दुबई में था तो मुझे लगता था दुबई फ्री पार्किंग भी है फ्री यहाँ पार्किंग पे। मैं इवन के मैं यूके में रहा हूँ और दुबई में भी ये रहे हैं, मैंने जहाँ भी देखा है पार्किंग फ्री नहीं है। ये यहाँ पे फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। यानी कि आपको कोई पे नहीं करना पड़ता पार्किंग का, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ड्राइविंग आप कर सकते हैं इजीली, ड्राइविंग लाइसेंस आप दुबई का ले आए या पाकिस्तान का इंटरनेशनल बनवा लें, यहाँ पे आप इजीली ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग करते, हाँ। अच्छा, मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता था कि दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर शायद किसी और मुल्क का है ही नहीं, सही। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैं तो देख के हैरान हो गया। मतलब मैं तुर्की को मतलब इतना सोचता था कि शायद इतना डेवलप्ड नहीं है, हाँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो सर मैं देख के परेशान हो गया कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओ हो, मतलब इनकी सिर्फ दुबई के अंदर 2 मेट्रो लाइन है, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे 5 मेट्रो लाइन है, सिर्फ मेट्रो ट्रेन की जो लाइन है। मेट्रो ट्रेन की अंडरग्राउंड भी है इधर। अच्छा, अंडरग्राउंड भी है, और काफ़ी, और 5 पूरे सिटी को कोने कोने तक वो मिलाती है, ठीक है। सही। और दूसरा यहाँ पे ट्रैम चलती है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। दुबई में भी ट्रैम है, लेकिन ट्रैम वो सिर्फ उन्होंने JLT के अंदर दी हुई है, JVR के अंदर, मतलब और कहीं नहीं जाती वो। तो यहाँ पे वो पूरी सिटी के अंदर, पूरे इस्तांबुल में ट्रैम चलती है। फिर यहाँ पे जैसे लाहौर के अंदर वो मेट्रो बस स्टार्ट हुई है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में स्टार्ट हुई है जो, वो यहाँ पे है, और वो पूरे इस्तांबुल में है। बगैर किसी हर्डल के आप कहीं यहाँ से वहाँ आपने ट्रैवल करना, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपको रेंट उसका जो है एक दफ़ा पे करना है, यानी कि एक जगह से आपने जहाँ मर्जी जाना है आगे, हाँ जी, आपको वही रेंट पे करना है। तो आप एक जगह से आप दूसरे कोने में चाहे उसके चले जाए, हाँ जी, वही रेंट है। इसी तरह ट्राम का, इसी तरह अंडरग्राउंड का है। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम फेयर है जो आप अगर ट्रैवल करते हैं वो आपका 3.75 तुर्क लीरा से मैक्सिमम 6.75 तुर्क लीरा है।
अभी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जा रहे हैं। अगर आपका ट्रैवल डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली चार्जेस ज़्यादा होंगे, ट्रैवल डिस्टेंस कम है तो आपके ट्रैवल चार्जेस भी कम वो होंगे, चेंज करनी पड़ेगी आपको, बसेस ट्राम उसका पड़ेगा। उसका बढ़ेगा। सो अभी आई थिंक हमें इजाज़त चाहिए, क्योंकि हमने इरफान भाई से पूछा है दुबई से यहाँ तक क्या है, उन्होंने अच्छा गाइड किया हमें। सो थैंक यू सो मच इरफान भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और मोर इन्फॉर्मेशन वी विल प्रोवाइड अबाउट द रीलोकेशन अबाउट द तुर्की एंड इस्तांबुल। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जो हो हम दे सकें वो हम देंगे, इंशाल्लाह। यहाँ की हो या यहाँ पे आने की हो। हमने काफ़ी वीडियोस में अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फरहान भाई का भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, सब्सक्राइब करें हमको, और ताकि आपको पता चलता रहे आने वाली वीडियोस का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रेड कलर का बटन है ऐसे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।